नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज के टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम आपका हुआ है। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में दोनों सेशनों को मिला के आपके पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है। उन काफ़ी क्वेश्चनों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है जो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर पे पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है आइए जान लेते हैं। और इसके पहले जो है प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो सेशन के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्जामों को जो महत्वपूर्ण टॉपिक से उन टॉपिक से प्रश्न और उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का फीडबैक आपसे जान लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसरो की स्थापना कहाँ से हुई है। देखिए, इसरो और भारतीय अनुसंधान के संबंधित बात करें, इसरो से संबंधित लगभग मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक लोगों का फीडबैक मिला है, 8 से लेके 12 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न जो है इसरो से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जाइए जरूर देखेगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कहाँ हुई है। 1949, 56, 69, 92 में सभी कमेंट कीजिएगा। तो इसरो की स्थापना कहाँ हुई है, आपके 1969 में हुई है। कब हुई है, 15 अगस्त 1969। जी हाँ, इस डेट को याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। कहाँ हुई, आपके कलकत्ता, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी कमेंट कीजिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं आपके डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये आज के एग्जाम पर प्रश्न आया था कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, संक्षेप में इसे इसरो कहते हैं। और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान जिसका मुख्यालय आपके बेंगलोर में है, नोट कर लीजिएगा। सुब्रतो कब संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। जी हाँ, सुब्रतो कप की बात करेंगे। सुब्रतो कप से ये किससे संबंधित है, तो आपके फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात राज्य की, गोवा राज्य की, राजस्थान राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की। देखिए, हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की और राजस्थान की दो ऐसे राज्य हैं जिनकी आपके समुद्री सीमा नहीं है। और आपके गुजरात है पश्चिम का, और गोवा भी, और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों की समुद्री सीमा, लेकिन राजस्थान की नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थी इस थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की जगह उड़ीसा भी दे दिया जा सकता था, मध्य प्रदेश भी दिया जा सकता था। ठीक है, देखिए, भारतीय राज्यों में राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश की, ना ही उड़ीसा की है। और अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब सहित 19 राज्य हैं जो समुद्री सीमा में नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, विश्व शांति मंच की बात करेंगे, गांधी पीस फाउंडेशन की बात करेंगे, यूनेस्को की बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था में जो है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है, सभी कमेंट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ये संस्था है जो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा के दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। देखिए, ये डेट सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है। ठीक है, गांधी जयंती के नाम से, लेकिन ये नहीं हो सकता, कम लोग जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ये घोषित किया गया था। छठा प्रश्न है साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस महीने की 1 से 4 तारीखों को
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? जून महीने में, जुलाई महीने में, आपके सितंबर महीने में, आपके अक्टूबर महीने में, सभी कमेंट कीजिएगा। तो किस महीने की जो है 1 से 4 तारीख, जी हाँ लगातार 1, 2 आपका 3, 4 लगातार जो है आपके किस महीने में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो महीना और कोई नहीं, आपका अक्टूबर का महीना है। जी हाँ, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस एवं 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर के 4 दिवस हैं जो लगातार आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन हैं, तो ये आपको रिमाइंड कर लेना है। 7वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का रास्ता आसान करना, सभी फीडबैक कीजिएगा। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय सुदूर संवेदी संगठन, विक्रम साराभाई अनुसंधान संगठन या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है आज की डेट पे, आज के पेपर पर। तो इसरो का पूरा क्या नाम है सभी आप जान चुके होंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान जिसका मुख्यालय आपके बेंगलोर पर है। 8वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज की बात करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। जी हाँ, ग्लाइकोजन क्या होता है? यकृत कोशिकाओं और मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा बनाया और संचय किया जाता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड रूप है और ग्लाइकोजन पशुओं और मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण होता है। 9वां प्रश्न है, आपके डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध या अटलांटिक महासागर में या उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है प्रत्येक गृहिणी गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आपके अंध या अटलांटिक में या उत्तरी ध्रुव में। तो डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? आप सभी जानते हैं हम किस महासागर की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर। जी हाँ, डियागो गार्सिया जो है आपके यह द्वीप जो है आपके हिंद महासागर पर स्थित है और यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है और यह 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिस पर ब्रिटेन का भी अधिकार है वर्तमान में। और डियागो गार्सिया द्वीप 1790 के दशक में फ्रांस द्वारा बसाया गया था। यह मॉरिशस और सेशेल द्वीपीय देशों के यह पास स्थित है। 10वां प्रश्न दिया गया है, संदूषित क्षेत्र में सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग से प्रदूषकों को निकालना अथवा उदासीन करने को अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी में क्या कहा जाता है? जैव संकेतक, जैव बढ़त, जैव उपचार या जैव सांद्रता की बात करेंगे। साथियों, संदूषित क्षेत्र में सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग से आपके प्रदूषकों को निकालना अथवा उदासीन करने को अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी में क्या कहा जाता है? जैव उपचार, बायो रिमेडिएशन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र द्वारा सूक्ष्म जीवों की सहायता से किसी संदूषित क्षेत्र के प्रदूषक को उदासीन अथवा हटा देने की प्रक्रिया जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन कहलाती है। आइए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपके माउंट कोया है, माउंट दिओलो है, सैडल चोली है या सैडल चोटी के बाद आपका माउंट थ्रिलर है। देखिए अंडमान तथा आपके निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी सैडल चोटी है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? आपके लिलिएसी, लेगुमिनेसी, साइकडेसी या कवक। देखिए जो दालें प्राप्त होती हैं आप सभी जानते होंगे शायद, दालें जो प्राप्त होती हैं आपके लेगुमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। जी हाँ, दालें कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज होता है और ये लेगुमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक भी होते हैं।
13वां प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब लॉन्च किया गया था। भास्कर 7 जून 1989, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, रोहिणी 25 अप्रैल 1975, इनसेट 10 अप्रैल 1978। तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भारत के सबसे पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, और हमारा आर्यभट्ट एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब आर्यभट्ट हमारा भारत का सबसे पहला उपग्रह है तो इसे कब लॉन्च किया गया, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉकेट RH-200 को लॉन्च किया गया 2001 में, 2009 में, 2013 में, 1997 में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को, MPTT को क्रैक करना है, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है सर्वमान्य है। साथियों, रॉकेट की बात कर रहे हैं, रॉकेट RH-200 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, तो 2013 में लॉन्च किया गया है। 21 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सुब्रतो का फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। होलकर ट्रॉफी टेनिस से है, ये बिल्कुल संबंध नहीं है। हीरो होंडा इंडियन ओपन गोल्फ से है, और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। बिल्कुल आप सभी जानते हैं देवधर ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, हीरो होंडा जो है इंडियन ओपन यह गोल्फ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और सुब्रतो का फुटबॉल से ये भी सही है, लेकिन होलकर ट्रॉफी टेनिस ये आपका बी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो आपको सुमेलित नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, होलकर ट्रॉफी क्या है, एक राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता है। 16वां प्रश्न है, सन 2002 के मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। 72, 30, 32 या 20। जी हाँ, सन 2002 के मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने 30 स्वर्ण पदक जीते थे। और अभी जो हुआ है उसका भी आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जिम्नास्टिक ट्रैक, बेसबॉल, गोल्फ, कुश्ती, एराना। देखिए, जिम्नास्टिक ट्रैक, बेसबॉल, कुश्ती, एराना ये तीनों हमारे एक ही से संबंधित है, लेकिन गोल्फ आपका संबंधित नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर गोल्फ की बात करें तो सॉरी, आपका बेसबॉल यहाँ पे संबंधित नहीं होगा। बाकी जिम्नास्टिक, गोल्फ और कुश्ती, एरेना, बेसबॉल, जी हाँ, बेसबॉल संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं, देखिए बेसबॉल जो होता है ये हीरे के आकार की पिच पर खेला जाता है, जिसमें 4 बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, सुमेलित नहीं है। और बाकी आपके जिम्नास्टिक ट्रैक हो गया, गोल्फ हो गया, कुश्ती, एरेना, ठीक है, लेकिन बेसबॉल जो है एक हीरे के आकार की पिच पर खेला जाता है, जो इनकी अलग ही प्रकार की पिच है। अगला प्रश्न है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियों रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। बिल्कुल सही बात है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं। परितंत्र कहते हैं, पर्वत श्रेणियां, जंगल या वातावरण कहते हैं। तो जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, और इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है, परितंत्र कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, और जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उपयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1869, 1980, 1905 या 1914 की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी भाई बहन, शिक्षक बंधु, गृहिणी, ब्रदर्स, टीचर्स एंड सिस्टर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। पनामा नहर के उपयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई है। आप सभी जानते हैं 1914 की बात करेंगे। जी हाँ, पनामा नहर एक मानव निर्मित, एक 48 मील लंबी एक जलमार्गीय नहर है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और पनामा नहर स्थल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, तथा यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की एक प्रमुख घटक भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत। सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से जो है किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, वह आपका पश्चिमी घाट है। जी हाँ, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा भ्रंशन के कारण सीधा और खड़ी ढाल वाला है, जो पश्चिमी घाट बनाता है। और पश्चिमी घाट के कई नाम हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी और कार्डमम की बात करेंगे।
लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? आर्थराइटिस, क्वाशियोरकर, ग्वाइटर या राति अंधता, या यहाँ पे वर्णांधता भी दे दिया जाता, लेकिन वर्णांधता की जगह राति अंधता दे दिया गया है। तो कौन सा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है? सभी को पता होगा, क्वाशियोरकर नामक जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला यह एक रोग है, तथा आपका मरासमंस रोग इसी को कहते हैं। और प्रोटीन को अत्यधिक कमी से आंतों में आपके ऑस्मोटिक असंतुलन आ जाती है तथा आहार नली में सूजन की समस्या आ जाती है, और इसका पता जो है इडिमा से किया जाता है। इडिमा एक यंत्र है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है? नेपाल का, कश्मीर का, असम का या जम्मू का? जी हाँ, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाला जो हिमालय के भाग को किस हिमालय कहा जाता है? तो वह असम की बात करेंगे। जी हाँ, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, और आज के एग्जाम की अगर बात करें तो पेडागोजी के ज़्यादा नहीं, 2 या 3 से प्रश्न ही पूछे गए हैं, जबकि आपके सिलेबस में टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिस तरह से हम डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लगभग उसी तरह से प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन एक टॉपिक पे ज़्यादा कवर किया गया है। इसी तरह मुझे लगता है डेली होगा, अलग अलग टॉपिक पे किए जाएंगे, क्योंकि डेली आपके पेपर किसी एक ही टॉपिक पर डेली पेपर नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान देना है। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। देखिए, संसद में शामिल की बात करेंगे तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। जी हाँ, संसद में क्या क्या शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है, जिसके 3 अंग होते हैं, और संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। 24वां प्रश्न है साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर, भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? संसद भवन कहा जाता है, लोकसभा भवन कहा जाता है, राज्यसभा भवन कहा जाता है, या सरकार भवन कहा जाता है? सभी काउंट कीजिएगा, इससे सरल हो सकता है प्रश्न आपके लिए, हो सकता है इससे सरल भी प्रश्न। जी हाँ, बहुत इजीली प्रश्न है, आप डेली जानते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जब क्वेश्चन आता है तो फिर पता नहीं माइंड एक अलग ही लेवल का हो जाता है, लो लेवल हो जाता है। ठीक है, सारी नसें काम करना बंद कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, डेली आप प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए। भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है साथियों? संसद भवन कहा जाता है। जी हाँ, कहते हैं ना, चलिए संसद भवन में घेराव करते हैं। ठीक है, विपक्षी पार्टी हमेशा ऐसा बोलती है। देखिए, भारतीय संसद की इमारत को संसद भवन के नाम से जाना जाता है, और इसका खाका ब्रिटिश काल में सर एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट वेकर द्वारा 1912-13 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, भारत खालिस्तान मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करेंगे। देखिए, भारत का जो मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? आप जानते हैं, संसद भवन। जी हाँ, भारत का जो है संसद भवन, मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? वह है संसद भवन है। और भारत का मूल संविधान टाइप और मुद्रित नहीं है, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया था, और यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे संदूकक में जो है संरक्षित है। ये नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार राज्य। जी हाँ, सभी कम कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से ऐसा राज्य जो स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया, वह आपका मध्य प्रदेश राज्य है। जी हाँ, सभी नोट कर लीजिएगा। देखिए साथियों, प्रत्यायन या वापस बुलाने का अधिकार या राइट टू रिकॉल, अर्थात जनता यदि अपने किसी निर्वाचित प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं है और उसे हटाना चाहती है, तो प्रत्यायन के अधिकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हटा सकती है, और यह अधिकार स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम सूची का विषय है संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम जिस सूची का विषय है, वह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। जी हाँ,
समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत पशुओं से क्रूरता की रोकथाम, वन एवं वन्य जीव से शिक्षा या दिवालिया आदि जिन पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक या स्थानीय सरकार? सभी कमेंट कीजिएगा, सभी कमेंट। जी हाँ, आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, श्रीमान है जायसवाल सर। अभिनंदन करते हैं आपके कमेंट का, फीडबैक का स्वागत करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? स्थानीय सरकार का होता है। जी हाँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात लोकतंत्र के सोपान में शक्तियों को निचले स्तर तक पहुंचाना, अतः स्थानीय सरकारों का गठन करना और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करना जिनसे वह अपने स्तर पर लोक कल्याण के लिए नीति निर्माण कर सकें। पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा? बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, जल, भूमि, हवा इत्यादि इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना या पर्यावरण प्रदूषण के उदाहरणों के बारे में पूछना। जब ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं कि बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती है, इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए। तो आप जानते हैं, एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में पर्यावरण की कक्षा में बच्चों को पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख करना है आपको, तो क्या सबसे बेहतर होगा? तो सबसे बेहतर होगा जल, भूमि, हवा इत्यादि उनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है? कि बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण पर ही उपलब्ध कराता है। या पर्यावरण की बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती। यह बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा, इस ऑप्शन का बेस्ट आंसर क्या होने वाला है, बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए साथियों, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है? तो आप सभी जानते हैं कि बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है, क्योंकि पर्यावरण हमारे आसपास का चारों तरफ आवरण होता है, जो चीज़ें होती हैं इस हमारा पर्यावरण होता है। तो बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराती है। क्योंकि बच्चा जन्म लेगा, जो हम बोलते हैं धीरे धीरे बच्चा भी सीखता है। आप बताते हैं कि ये मैं, ठीक है, ये चाचा है, ये चाची है, ये मम्मा है, ठीक है, पापा हैं, तो वैसे बच्चा बोलने लगता है। तो अनुकरण के माध्यम से ही आपका बच्चे में भाषा का विकास होता है। तो ये रहे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। 30 में से आप लोगों का फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और तैयारी बेहतरीन कीजिए। जिनका आज एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही अच्छा है, और जिनका कल एग्ज़ाम है सभी का बेस्ट ऑफ लक है। बेहतरीन अच्छे तैयारी से जाइए, और जो चीज़ें हैं, सामग्रियाँ बेहतरीन ध्यानपूर्वक क्या क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना है, एग्ज़ाम के पहले ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, और एग्ज़ाम सेंटर के पहले 1 घंटे ज़रूर पहुँच जाइएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।